हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। हमेशा की तरह हाजिर हूं मैं आपके साथ इंग्लिश की एक और क्लास लेकर। आज हमने जैसे कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, अब हम लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश कोर में 12th क्लास की इंग्लिश कोर में आपके लिटरेचर में दो बुक्स हैं। फ्लेमिंगो जो बुक है आपकी 12th क्लास में, उसमें जो फर्स्ट लेसन है दैट इज द लास्ट लेसन। मुझे नहीं पता कि करिकुलम डिसाइड करने वालों ने क्यों जो पहला ही लेसन है उसका नाम जो लास्ट लेसन को ही पहला लेसन क्यों बनाया। परहैप्स इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फन, तो आप लोगों को के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कि पहला ही लेसन जो है वो लास्ट लेसन है। तो चलिए हम लास्ट लेसन से ही स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप बोर्ड पर देखेंगे तो इसके जो राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट 1840-1897 फ्रेंच राइटर थे ये, और इन्होंने ये जो लेसन लिखा है ये फ्रांस प्रशियन वॉर और उसके इफेक्ट पर ये लेसन है जो कि 1870 से 1871 के बीच में चला था, जिसमें कि फ्रांस जो था वो प्रशिया के हाथों हार गया था। फ्रांस की डिफीट हो गई थी और जो फ्रांस का जो कंट्रोल था उसके जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो प्रशिया के अंडर आ गए थे, प्रशियन आर्मी के अंडर आ गए थे, वो उसका सारा कंट्रोल उसका ट्रांसफर हो गया था उनके हाथों में। और स्कूल्स में जो स्कूलिंग सिस्टम था, जो एजुकेशन थी, उसमें भी बदलाव वहां पर किए गए। जब कोई आर्मी किसी या कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को डिफीट करती है, हराती है, तो वो केवल उसके ज्योग्राफिकल एरिया को ही नहीं कैप्चर करती, वो वहां के कल्चर को भी बदलने की कोशिश करती है। वहां के लैंग्वेज को, वहां के कल्चर को, वहां के टेस्ट को वो अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। तभी सच्चे अर्थों में वो कंट्री जीती भी मानी जाती है। केवल ज्योग्राफिकल एरिया को जीत लेने से ही आप उस कंट्री को डिफीट नहीं कर सकते। तो इसी माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए, इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए जो है ये लेसन जो है ड्राफ्ट किया गया, ये लेसन लिखा राइटर ने। तो इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। फ्रेंड्स एक लड़का है, इसमें यंग बॉय है जो कि नरेटर है। नरेटर कौन होते हैं? जो कहानी बोलते हैं, जो स्टोरी होती है उस स्टोरी को बोलने वाला, बताने वाला जो व्यक्ति होता है वो नरेटर होता है। राइटर से अलग होता है क्योंकि राइटर की क्रिएशन तो नरेटर भी है, राइटर ने नरेटर सेट किया है, तो जरूरी नहीं है कि नरेटर ही राइटर हो। तो इसमें नरेटर एक लड़का है, फ्रांसीसी लड़का है जो फ्रांस के एक स्कूल में पढ़ता है। तो ये आप लड़का आप समझ गए होंगे। अब सेकंड नाम है एम हेमल, जो कि वहां पर एक टीचर हैं और क्या पढ़ाते हैं? ये फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं। ऑलसेक जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में ये फ्रेंच बच्चा है, विलेज बॉय है। डिस्ट्रिक्ट में विलेज है, उसमें जो बॉय है फ्रेंच, वो स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल में एम हेमल जो है वो एक टीचर है। और हॉजर जो है वो एक ओल्ड विलेजर है, जो अभी हमारी स्टोरी जब हम डेवलप करेंगे तो उसमें जो विलेजर है, जो स्कूल में लास्ट लेसन जो होता है उसको जो एम हेमल डिलीवर करते हैं, तो वहां क्लास में मौजूद रहते हैं जो विलेजर्स। उन्हीं में से एक विलेजर का नाम हॉजर है, जिसके हाथ में प्राइमर होती है फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने वाली जो बेसिक बुक होती है जिसमें उसके अल्फाबेट्स वगैरह लिखे रहते हैं। तो वो हॉजर जो है वो ऐसे ही एक विलेजर है जो उसके हाथ में प्राइमर है फ्रेंच लैंग्वेज की। और नीचे मैंने आपके लिए लिखा है विवे ला फ्रांस, यानी कि ये एक स्लोगन है जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसी के साथ जो है लेसन जो है वो समअप हो जाता है, एंड हो जाता है। तो जो स्टोरी लाइन है वो स्टोरी लाइन में अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि कौन है फ्रेंच और वो क्या करता है, पूरी कहानी को कैसे नरेट करता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। सबसे पहले जो प्रशियन आर्मी होती है,
वो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑलसैक एंड लोरेन। इनको वो अपने कब्जे में कर लेती है, अपने कंट्रोल में कर लेती है, और वहां पर जो है एजुकेशन सिस्टम को वो बदलती है। तो वो क्या करते हैं कि प्रशियन आर्मी जो है, जर्मन लैंग्वेज जो है वो चाहती है कि अब इन डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में पढ़ने वाले, वो फ्रेंच लैंग्वेज की जगह कौन सी लैंग्वेज पढ़े, जर्मन लैंग्वेज पढ़ें, जो उनकी लैंग्वेज है, कॉन्करर्स की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को वो अब से पढ़ना शुरू करें। तो जो फ्रेंच होता है वो एक विलेज बॉय है जिसका पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही एक नॉर्मल डे को वो अपने घर से निकलता है, लेट हो जाता है वो स्कूल के लिए, और स्कूल में जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में जो उसको वो जानता है कि वो लेट हो चुका है, तो वो जो है स्कूल नहीं जाना चाहता। वो पक्षियों की चहचहाट का आनंद लेना चाहता है, नेचर का आनंद लेना चाहता है, और जो 100 मील के पीछे रशियन आर्मी जो है वो ड्रिल कर रही है, जो आर्मी की ड्रिलिंग हो रही है, उसको देखना चाहता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप पे कंट्रोल करता है और स्कूल जाने की का निश्चय करके वो स्कूल जाता है। रास्ते में टाउन हॉल पड़ता है, वो देखता है कि टाउन हॉल के सामने बहुत सारी भीड़ खड़ी है, और नोटिस बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड पर कोई जो है वो डिस्प्ले लगा हुआ है, नोटिस लगा हुआ है, उसको वो पढ़ रहे हैं। लेकिन वो ध्यान से उनको भीड़ को देखते हुए वो सोचता है कि ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नया आदेश आया है। तो लेकिन वो अपने स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा होता है, तो वहां रुकता नहीं है और आगे बढ़ जाता है। फिर जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है अपने, तो देखता है कि स्कूल में कोई हसल बसल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, डेस्क के खिसकने की आवाजें नहीं है, जो यूनिसन में एक आवाज में बच्चे जो हैं अपने जो पाठ याद करते हैं जोर जोर से बोलकर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो एकदम से हैरान रह जाता है, एकदम से शॉक रह जाता है कि आज ऐसा क्या नई बात हुई है। तो वो जो है जैसे ही अपनी क्लास में दाखिल होता है तो देखता है कि वहां पर जो हैं मिस्टर एम हेमिल, जो उसके टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं, वो वहां पर अपनी क्लास लेने के लिए तैयार खड़े हैं। उनके बगल में रूलर है और वो क्लास के चक्कर काट रहे हैं। आगे के बेंचेस पे बच्चे बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है। और पीछे के बेंचेस पे जब वो नजर डालता है तो वहां पर वो अपने ही गांव के विलेजर्स को बैठे हुए देखता है। और वो एक चीज और नोटिस करता है। वो क्या नोटिस करता है कि जो मिस्टर एम हेमल हैं, मिस्टर एम हेमल ने एक विशेष तरह की ड्रेस पहनी हुई है, जो वो आमतौर पर संडे में चर्च में जाते समय या अवार्ड फंक्शंस में समय, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के समय या विशेष आयोजनों पर जो वो कपड़े पहनते हैं, आज किसी नॉर्मल डे पर उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। तो वो उसके मन में कोई संशय जरूर उत्पन्न होता है। तो उन्होंने क्या पहना हुआ है, ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, और एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क ब्लैक कैप पहनी हुई है, जो कि उस पर्टिकुलर डे के लिए अनयूजुअल है। उसके लिए अनयूजुअल है कि एक नॉर्मल डे में उनके जो टीचर हैं वो अपनी एक विशेष ड्रेस पहनकर क्यों आए हैं। लेकिन तभी जब वो क्लास में बैठता है तो जो एम हेमल होते हैं वो क्लास को बताते हैं उसी के सामने कि आज हमारी क्लास का लास्ट डे है, आज मैं आपके सामने अपना लास्ट लेसन डिलीवर करूंगा, और कल से जो है मेरी जगह कोई नया टीचर आपको पढ़ाएगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे हटा दिया गया है, कोई नया टीचर आकर आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। ये सुनते ही उसको बहुत दुख होता है। किसको? फ्रेंच को दुख होता है, क्योंकि उसे खबर नहीं होती है कि ऐसा कुछ आदेश आया है। तो वो कनेक्ट करता है कि टाउन हॉल के सामने जो बुलेटिन बोर्ड है उसके नोटिस बोर्ड पर यही आदेश या यही ऑर्डर जो है आया होगा, जिसे सब लोग ध्यान से पढ़ रहे थे। तो उसे बहुत एकदम से उसको बहुत दुख होता है कि काश उसने जो है फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली पढ़ा होता, क्योंकि उसने कभी भी इसको सीरियसली नहीं पढ़ा। उसे बहुत बोरिंग लगता था, पढ़ना ही बहुत बोरिंग लगता था, उसे किताबें बोझ लगती थी और उसे कभी कुछ पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता था। तो मिस्टर एम हेमल ने प्रीवियस डे में क्लास को पार्टिसिपल्स याद करके लाने के लिए, पार्टिसिपल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम हैं, उसको याद करके लाने के लिए कहा था, और कहा था कि मैं अगले दिन आपसे आकर
इस पर क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आपको आंसर देना है। तो ऐसे ही जो है वो इसी कड़ी में, इसी बात बात में वो फ्रेंड्स को खड़ा करते हैं और उससे पूछते हैं, पार्टिसिपल का कोई क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की होती, उसने तैयारी नहीं की होती, तो वो आंसर नहीं दे पाता। लेकिन उसको ये बड़ी हैरानी होती है, वो बहुत अमेज्ड फील करता है कि उसके सर उसे, उसके जो टीचर है उसे आज बिल्कुल भी नहीं डांट रहे हैं, ना उसे कोई भला बुरा कह रहे हैं, बल्कि वो उसे बैठने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं, ये हम सब की गलती है। और फिर वो सबको गलती बताते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं वो अपने बच्चों को खेतों पे काम करने के लिए, फार्म्स पे काम करने के लिए छुट्टी करा लेते हैं। उनके लिए पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई उनके फोकस में कभी भी नहीं रही। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। फिर वो कहता है कि अकेला मैं ही अकेले आप ही दोषी नहीं है, मैं भी उतना ही दोषी हूं, क्योंकि मैं अपने जो फूल हैं मेरे बगीचे में, उनमें पानी देने के लिए, पौधों में पानी देने के लिए बच्चों को भेज दिया करता था बजाय पढ़ाने के। और कई बार जब मेरा मछली पकड़ने का, फिशिंग का मन होता था, तो मैं उस दिन भी बच्चों की छुट्टी कर दिया करता था। तो मैं भी कभी सीरियस नहीं रहा। तो वो बहुत सारे कमियां बताते हैं, इस बात को बताते हैं कि हमने इस लैंग्वेज को ढंग से नहीं सीखा। फिर उसके बाद जो है दूसरी बात जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। फ्रेंच कैसी लैंग्वेज बताते हैं वो? मोस्ट ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज। लॉजिकल लैंग्वेज का मीन्स ये लैंग्वेज में प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं। उन नियमों को यदि कोई ध्यान से समझे, सीखे, तो वो इस लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकता है, क्योंकि ये एक लॉजिकल और मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो लेकिन क्योंकि जो विलेजर्स होते हैं उनको भी इस बात का दुख होता है कि उन्होंने कभी भी जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने पे ध्यान नहीं दिया। तो वो ये कहते भी हैं कि हम कैसे लोग हैं कि हम फ्रांस में रहते हैं और अपने आप को फ्रांसीसी कहते हैं और हमें फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती। तो लास्ट में वो अपना लेसन डिलीवर करने के बाद वो ये कहते हैं कि अपने कल्चर से जुड़े रहिए। जो अपना उनका जो लास्ट, अगर हम कहें कि मैसेज देते हैं मिस्टर एमएमएल, वो यही मैसेज देते हैं कि अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ताकत हमें अपना गुलाम, एनस्लेव नहीं कर सकती जब तक हम अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। क्योंकि लैंग्वेज जो है वो हर तरह की स्लेवरी के लिए, हर तरह के प्रिजन के लिए एक की के समान है, एक चाबी के समान है। किसी भी प्रिजन को उससे खोला जा सकता है। फिर बाद में वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाते, भावुक हो जाते हैं और उनकी आवाज रुआंसी हो जाती है, उनका रोने का मन करता है। तो वो अपने आंसू छुपाने के लिए जो विलेजर्स हैं, जो क्लास है, उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं और पीठ करके बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं विवे ला फ्रांस, अर्थात लॉन्ग लिव फ्रांस। और ये कहकर वो लास्ट लेसन को अपने समअप कर देते हैं, एंड कर देते हैं और क्लास डिस्पर्स हो जाती है। तो ये मैंने आपको पूरी स्टोरी जो है उसकी एक तरह से समरी आपके मैंने सामने डिस्कस कर दी है। आई होप कि अब मैं जब अपनी अब जो मैं यहाँ पर आपके साथ कैरेक्टर स्केच डिस्कस करूंगा और इवेंट्स डिस्कस करूंगा, आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जो ये नोट शेयर कर रहा हूं मैं आपके सामने, इसमें इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप इससे रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे, चाहे वो 3 नंबर के हों, चाहे 5 मार्क्स के हों, चाहे वो कैरेक्टर स्केच हो या कोई पर्टिकुलर इवेंट के बारे में उसको डिस्कस करना हो। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे लेसन की, कहते हैं कि सोल जो है, आत्मा जो है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को और कोई फर्दर वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ना ही कहीं से किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको खोजना पड़े। आपके जितने भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप यदि 10 ईयर्स की भी प्रैक्टिस करते हैं या अपने किसी रिफ्रेशर से भी देखते हैं, तो ये आपको नोट्स हेल्प करने वाले हैं। मैं आपको नोट्स इसके लिंक में भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि क्या है इस लेसन में और हमें किस तरह से उसके आंसर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर आपको देखें 2 हेडिंग लिखी है, कैरेक्टर स्केच और रिलेटेड इवेंट्स। मैंने आपसे पहले बता दिए थे, 3 कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए थे, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर मैंने बताया था आपको, फ्रेंड्स, वही स्टूडेंट जो कि क्लास के लिए निकलता है, लेट पहुंचता है क्लास में। तो फ्रेंड्स के अगर हम कैरेक्टर स्केच की बात करें तो फ्रेंड्स एक सेंसिटिव बॉय है,
क्यों? क्योंकि वो उसे बहुत दुख होता है, एम हेमल के लिए उसे दुख होता है, अपनी लैंग्वेज के लिए उसे दुख होता है। गुड ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व करता है, एम हेमल के कपड़ों को देखता है कि उन्होंने आज जो है विशेष तरह की एक पोशाक पहनी हुई है और वो आज बहुत सीरियस मूड में हैं और वो अंदर से बहुत दुखी हैं, तो ऑब्जर्व करता है। फिर अंडरस्टैंडिंग, और वो समझता है लोगों के, मतलब सिंपैथेटिकल और एपैथेटिकल दोनों तरह का उसका एटीट्यूड है, सिंपैथी भी है और सिंपैथी भी। उसे दुख भी है कि उसकी लैंग्वेज उससे छूट रही है और उसे सिंपैथी भी है कि एक अच्छे टीचर से मैं जो है अच्छे से नहीं पढ़ पाया, और एम हेमल वाकई एक बहुत अच्छे टीचर है, सेंसिटिव टीचर है। तो इसको सपोर्ट करने वाले इवेंट्स, क्योंकि 5 मार्क्स से आते हैं हमेशा कैरेक्टर स्केच, तो उसको सपोर्ट करने वाले इवेंट्स और इन इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहले मैंने जो पॉइंट आपके लिए लिया है, टेम्पटेड टू स्पेंड द वार्म एंड ब्राइट डे आउटसाइड। वो आकर्षित है कि वो स्कूल न जाए, वो आज के दिन को आनंद मनाए बाहर जाकर। क्या करना चाहता था? एंजॉय चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों की चहचहाट है उसे एंजॉय करना चाहता था। वांटेड टू वॉच पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, जो पर्शियन सोल्जर्स थे क्योंकि जीत चुके थे आउटसेक और लोरेन को, उसे जो जीत चुके थे उसको वहां पर वो ड्रिलिंग करते थे, अभ्यास करते थे। सेना हमेशा ड्रिलिंग करती रहती है, अभ्यास करती रहती है। तो वो जो 100 मिल थी उसके पीछे, बिहाइंड 100 मिल, वहां पे एक 100 मिल थी, उसके पीछे ही वो ड्रिलिंग करते रहते थे। तो वो उन्हें ड्रिलिंग करते हुए देखना चाहता था, लेकिन वो बढ़ जाता है, वो रुकता नहीं है। उसको क्लास के अपने स्कूल के लिए, स्कूल को अटेंड करने के लिए वो चला जाता है। तो फिर जब आगे बढ़ता है तो पासेस थ्रू दी टाउन हॉल, टाउन हॉल के सामने से गुजरता है। टाउन हॉल क्या होता है? जैसे कि अब हमारे सेक्रेटरीट वगैरह होते हैं ना, तो पहले टाउन हॉल हुआ करते थे, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो पूरे इलाके का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग होते हैं, वो टाउन हॉल में बैठा करते थे, जैसे सेक्रेटरीट वगैरह में बैठे होते हैं। तो वही टाउन हॉल के सामने से गुजरता है। तो टाउन हॉल के पहले तो कम्युनिकेशन के ज्यादा जरिए नहीं थे, क्योंकि 1871 की बात है, तो उस समय कोई ऐसा मोबाइल वगैरह या कोई ऐसा डिस्प्ले, ऐसा कुछ भी नहीं था, न्यूज चैनल नहीं थे, टीवी नहीं था। तो वो क्या करते थे, बोर्ड जो है, वो बड़ा सा बोर्ड रहता था, बुलेटिन बोर्ड, जो आम लोगों के देखने के लिए होता था, उसी पर ही जो भी ऑर्डर्स वगैरह है वहां पे उस पर डिस्प्ले पे लगा दिया करते थे, ताकि लोग पढ़कर उसे फॉलो कर सकें, समझ सकें। तो क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वो देखता है कि जो है बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है और उसे पढ़ रहे हैं। जितनी भी बुरी खबरें होती थी, क्योंकि फ्रांस उस समय हार रहा था, तो जितनी भी बुरी खबरें होती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पर डिस्प्ले की जाती थी। जैसे कि लॉस्ट बैटल, जंग हार गए, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब आदेश, जिसमें कि बहुत सारे जो नियम कानून है, नए नए नियम कानून है वो, और ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे उस इलाके को कमांड करने वाले, जो सेना के अधिकारी होते थे, उनके टाइम टाइम पर नए नए ऑर्डर्स। फिर वो क्यूरियोसिटी में, क्योंकि वो एक गुड ऑब्जर्वर भी है, तो वो समझ जाता है कि कोई बैड न्यूज ही है, तो वो आगे बढ़ता है, तेजी से कदम बढ़ाता है कि देखो मेरे स्कूल में तो कुछ ऐसा नहीं हो गया है। तो ब्लैक स्मिथ जो है वो उससे कहता है कि ज्यादा तेज मत चलो, तुम लेट नहीं होने वाले। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस कवर होते हैं कि ब्लैक स्मिथ उससे क्या कहता है, या उससे तेज ना चलने के लिए कौन कहता है, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। फिर अगला है स्कूल दैट डे, उस दिन का स्कूल कैसा था। जैसे कि मैंने आपको समरी में ही बता दिया था, कोई हसल बसल नहीं थी, क्वाइट था बिल्कुल, नो साउंड ऑफ डेस्क, डेस्क के चलने, उठने बैठने की, खुलने बंद होने की आवाज नहीं थी, कोई बसल नहीं था, शोर शराबा नहीं था। और वो लास्ट में क्या दिखता है, एम हेमल जो है वो एक आयरन रूलर है, जो टीचर के हाथ में रहता था एज एन इंडिकेटर, वो अपने बगल में दबाए उसे क्लास के चक्कर काट रहे हैं। तो यहां तक तो फ्रांस का हम इवेंट्स को भी समझ गए हैं और उसके बिहेवियर को भी समझ गए, उसके कैरेक्टर स्केच को भी समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे एम हेमल की। मिस्टर एम हेमल जो हमारे फ्रेंच के टीचर हैं।